Welcome back to Kaishin Capital. So guys, we are discussing the second part of mortgage video. अब हमने मॉर्गेज पर वीडियो डाली थी कि मॉर्गेज क्या होता है। जब एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट एक प्रॉपर्टी पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, इमूवेबल मतलब जो हिल नहीं सकती, एज़ पर जनरल क्लॉज एक्ट 1897 आई थिंक, उसमें आप जाओगे तो आपको मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मिलेगी, अलग अलग चीज़ों की, डीड की डेफिनेशन, एफिडेविट क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, कैलेंडर ईयर क्या होता है। तो जनरली हमारा जो एक्ट है, हमारा जो मतलब हम लोग एज अ लेमैन हम उसको फॉलो करते हैं, जनरल क्लॉज एक्ट, जीसी एक्ट है ना, आई थिंक 1897 है। उसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अगेन मैं आपको बता दूं, हम हमारे कोई भी वीडियो में आज तक कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जो दिमाग में आता है मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। अब मैं इसकी कोई पढ़ाई करके नहीं आया, इसलिए मैं कुछ चीज़ भी, जो चीज़ हमें आती है हम वही आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर में हमारे पास इसका क्वेश्चन आया था, तो मैंने सॉल्व करता, मुझे 5 में से 5 नंबर मिले थे, इसलिए मुझे याद है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन वहाँ पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो परमानेंटली आपकी फास्टेंड फास्टेंड FASTEND, फास्टेंड टू द अर्थ, फास्टेंड टू द अर्थ, अर्थ मतलब ज़मीन, अर्थ मतलब ज़मीन, ज़मीन पर जो परमानेंटली फास्टेंड करती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक मशीन लूँ जो मूवेबल है, दैट इज़ कॉल्ड मूवेबल फिक्सेड सेट, उसको मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उस मशीन को नट बोल्ट से ठोक के परमानेंटली एक ज़मीन में फिक्स कर दिया, अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है। यस, तो प्लांट एंड मशीनरी भी एक तरह से फिर इमूवेबल एसेट ट्रीट होगा, इमूवेबल एसेट। बट बेसिकली बैंक में उसे मूवेबल फिक्स एसेट ही मानते हैं। हम मानते हैं भाई, तू कभी भी उखाड़ के, जब तेरी फैक्ट्री बंद होगी तो तू उसे उखाड़ के कहीं और ले जाएगा, लेकिन तुम घर को उखाड़ के कहीं नहीं ला सकते। घर एक बार चिपक गया ज़मीन से, जड़ समेत बन गया तो बन गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये है मोस्टली घर ही इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, अब मॉर्गेज कहता है कि एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट आपका एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी आईपी जिसे कहते हैं, नॉट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब वो IPR होता है, दिस इज आईपी, नॉट IP एड्रेस। आईपी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेजी भाषा में आईपी ही बोलते हैं बैंक में। ठीक है, तो आईपी में आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट गेन करता है कौन? लेंडर। इतना मैंने बता दिया था। अब हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। अब देखिए, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। देखिए, राइटिंग तो हमारी बहुत अच्छी है, बट जल्दी से समझाने के लिए हम बहुत अच्छी हैंड राइटिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला आता है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल, सिंपल मीन्स सिंपल। आपके पास देखो, जनरली बैंकिंग में दो ही मॉर्गेज चलते हैं, एक सिंपल मॉर्गेज और दूसरा इक्विटेबल। वो भी लिख देता हूँ, इसको यही समझा दूंगा, इक्विटेबल, इक्विटेबल मॉर्गेज, इक्विटेबल। अच्छा, बाकी 4 और हैं, वो अलग से समझाऊंगा। ठीक है, सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, जनरली जो मेरे सीनियर से बताया, जितना मैंने पढ़ा, उसमें यही होता है, अगर बोरोवर रिलक्टेंट है या एडमेंट है कि भाई मैं तुम्हें प्रॉपर्टी पेपर नहीं दे सकता, तो बैंक कहता ठीक है, या फिर बोरोवर बोले मेरे पास प्रॉपर चेन ऑफ डीड्स नहीं है, चेन ऑफ डीड्स, या चेन टाइटल डीड, चेन टाइटल ऑफ डीड्स, चेन टाइटल डीड्स नहीं है बोरोवर पे। तो चेन टाइटल डीड्स मतलब, मान लो ये प्रॉपर्टी मेरे दादा की थी, ठीक है, मेरे दादा ने लीगल हायर मेरे पिताजी को बनाया, तो पापा पे अपने आप ऑलरेडी, मेरे दादा की जब मृत्यु हुई तो पापा पे पास ऑन होकर प्रॉपर्टी आ गई। अब पापा ने वो मेरे नाम पे करी, लेकिन वो सील डीड अभी भी मिल नहीं रही करंटली। अच्छा, तो प्रॉपर चेन नहीं बन रही। हाँ, तो हमारे पास ना ट्रांसफ़र डीड है, ना हमारे पास रेलिंक्विशमेंट डीड है, इस प्रकार से कई डीड होती हैं। वो अब आपको मैं कभी और समझाऊंगा टाइटल सर्च रिपोर्ट में, जो एडवोकेट्स बनाकर बैंक को देते हैं कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। अच्छा, ठीक है। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, एक मॉर्टगेज डीड बन जाती है, सिंपल। इसमें कोई भी ज़मीन के कागजात आप बैंक पे जमा करने नहीं जाते। अच्छा, तो मॉर्गेज डीड बन गई बैंक और बोरोवर के बीच में। और ये जो डीड होती है, इस पर पहले स्टैम्प ड्यूटी पे होती है, स्टैम्प ड्यूटी। देखो, स्टैम्प ड्यूटी तो हर जगह ही पे होगी, चाहे वो एग्रीमेंट है, चाहे वो डिक्लेरेशन, चाहे वो अंडरटेकिंग है। एज़ पर इंडियन स्टैम्प एक्ट, इफ़ आई एम राइट, सेक्शन 17, सेक्शन 17 ये कहता है कि आपको सरकार को पैसा देना है। आई थिंक सेक्शन 17 है या 19 है, वो मैं कंफर्म कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, अभी पता लग जाएगा। तो इक्विटेबल इक्विटेबल मॉर्गेज ये कहता है कि सिंपल मॉर्गेज ये कहता है कि आपको एक डीड बनानी है, तो और उस डीड का नाम होगा मॉर्गेज डीड, इंडियन स्टैम्प एक्ट। हाँ, ठीक है, ये देख लिया। देखो, बिना बिना कोई उसके बोलता हूँ मैं, ये देखो, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो,
सेक्शन 17 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, देखिए लिखा है ना, मैंडेटरी ऑल इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद स्टैम्प ड्यूटी एग्जीक्यूटेड विद इन इंडिया मस्ट बी स्टैम्प बिफोर और आफ्टर द डेट। हाँ, तो सेक्शन 17, अरे भाई हमने ऑडिट, भाई हमने लिटरली बता रहा हूँ, एक मिनट आप मेरी बात सुनिएगा, कि जब मैं ऑडिट करने जाता था तो मैंने ना एक्ट्स की बहुत तगड़ी नॉलेज ले ली थी। मैंने इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा, स्टैम्प एक्ट पढ़ा, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी जिसे कहते हैं, सरफेसी, मैंने बहुत सारे एक्ट पढ़े और उन एक्ट से जो जो रेफरेंस मिले मैंने ऑडिट में रेज करने शुरू कर दिए और मुझे बहुत अच्छा रिकमेंडेशन मिला ऊपर सीनियर से कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। तो इसलिए मुझे अभी तक ये सेक्शन याद है, ये सेक्शन याद है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई सेक्शन नहीं है, आई थिंक सेक्शन 5 है, जहाँ पे जनरल क्लॉजेस की डेफिनेशन दी हुई है अलग अलग। ठीक है भाई, ठीक है, डन। तो इंडियन स्टैम्प एक्ट में आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी है, तो जैसे ही आपकी मॉर्गेज डीड बनी उसी दिन आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी है, उससे पहले, और उसको बाद में रजिस्ट्रार ऑफिस में, ओहो यही है खेल, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना है, या लाइक रुड़की का सब रजिस्ट्रार जहां आपकी डीड को रजिस्टर किया जाता है, अच्छा, यानी SRO सब रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ जाना है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। लगभग आई थिंक 10,000 रुपये तो मिनिमम चाहिए रजिस्ट्रेशन के, 25,000 की आई थिंक राजस्थान में मिनिमम ड्यूटी 25,000 है। तो सिंपल मॉर्गेज आप समझ गए होंगे, मॉर्गेज डीड बनती है जब बोरोवर कहता है भाई मैं तुम्हें टाइटल पेपर नहीं दे सकता, मैं ज़मीनी कागजात आपको नहीं दूंगा, बस आप इसके बेसिस पर आप बना दीजिए। तो जनरली कोई भी इन दोनों में, इक्विटेबल और सिंपल मॉर्गेज में, पोजीशन जो होती है वो बोरोवर पे रहती है, यानी बोरोवर अपने घर पे रहेगा। ऐसा नहीं बैंक बोलेगा भाई मेरे एम्प्लॉय बेचारे अभी ऑफ रोल एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास घर नहीं है तो तेरे घर में रह लेंगे, ऐसा नहीं होता। पोजीशन हमेशा बोरोवर पे रहेगा, या फिर बोरोवर या फिर मॉर्गेजर, अच्छा मॉर्गेजर। लेंडर के पास पोजीशन नहीं आएगा, लेंडर के पास एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट आएगा, जो मैंने बताया था कहाँ पे है, जब मैंने आपको मॉर्गेज बताया था, अभी तो यहाँ पे आई थिंक नहीं लिखा, हाँ स्पेसिफिक इंटरेस्ट लिखा। तो मॉर्गेज में स्पेसिफिक इंटरेस्ट बैंक को मिल जाएगा कि कल को तूने अगर अपना लोन रिपे नहीं किया तो हम तेरी प्रॉपर्टी को बेच देंगे। तो ये है पूरा कंसेप्ट सिंपल मॉर्गेज का, ठीक है। इक्विटेबल मॉर्गेज में भी यही होता है, तूने अगर कल को हमारा पैसा नहीं दिया तो तेरी प्रॉपर्टी को हम बेच देंगे। लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है, टाइटल डीड्स बैंक में जमा की जाती है, टाइटल डीड जिसे TD कहते हैं, टाइटल डॉक्स, टाइटल डीड्स, अच्छा ज़मीन के कागजात, कागजात दिए जाते हैं ज़मीन के। और इसमें मॉर्गेज डीड नहीं बनती, इसमें बनती है MODT, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, या फिर बोल दो MOE, मेमोरेंडम ऑफ एंट्री। HDFC बैंक में कुछ और कहते हैं, इंडसइंड में कुछ और कहेंगे, यस बैंक में कुछ और कहेंगे, हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है। देखिए ज़्यादातर बैंक दो चीज़ें बनाता है, डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग, DCO, डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग, यानी बोरोवर बैंक में आया कि भाई मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी फेवर में दे रहा हूँ, तेरे फेवर में दे रहा हूँ, DCO बन गया। उसके बाद MOE बनती है उसके अगले दिन, जब वो प्रॉपर्टी देने बैंक में पहुँच जाता है, असली में एक दिन ही बन सकती है। देखिए MOE पहले कभी नहीं बनेगी, सबसे पहले बनेगी डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग, जब बोरोवर अपनी रजामंदी से बोल रहा है मैं तुझे प्रॉपर्टी दूंगा। इसे नोटराइज करवाते हैं, नोटराइजेशन आप देखा होगा रेंट एग्रीमेंट में ठप्पे लगते हैं, तो नोटराइजेशन, उस पर मैं अलग से एक कभी वीडियो बनाऊंगा, नोटराइजेशन क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन क्या होती है। तो DCO बनती है, फिर MOE बनती है, ठीक है, ख़त्म। MOE कभी भी DCO से पहले नहीं बनेगी, DCO और MOE एक दिन बनेगी, या MOE उसके एक दिन अगले दिन बनेगी, कि मैं तुझे पहले बोला कि मैं तुझे प्रॉपर्टी दूंगा और मैं अगले दिन प्रॉपर्टी देने आ गया, तो उस दिन MOE बन गई। और इस MOE के बेसिस पर चार्ज क्रिएट हो जाता है, और चार्ज की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, और सरसाई की वीडियो अभी डालूंगा जिसमें इसका बहुत बड़ी एक अहम भूमिका है। तो इक्विटेबल में क्या होता है, आप फिजिकली टाइटल डीड बैंक में जमा कराते हो, इसका कोई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, इसमें सब रजिस्ट्रार पर आप गए थे, लेकिन इसमें आप केवल स्टैम्प ड्यूटी देते हो, DCO में और MOE में। तो ये है पूरा कंसेप्ट इक्विटेबल मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज। देखिए सिंपल मॉर्गेज को रजिस्टर्ड मॉर्गेज इसलिए कहते हैं क्योंकि आप मॉर्गेज डीड को रजिस्ट्रार पे जा रहे हो रजिस्टर करवाने, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज रजिस्टर्ड मॉर्गेज, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो पहला था सिंपल मॉर्गेज, सेकंड था आपका इक्विटेबल मॉर्गेज, अब थर्ड है आपका थर्ड मान लो आप यूसुफर्चुरी मॉर्गेज, चौथा है आपका इंग्लिश मॉर्गेज। 99% केस में आपको यही मिलेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब भी मॉर्गेज डीड को आप रजिस्टर कराने जाओगे तो वो तो सिंपल मॉर्गेज हुआ, लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज के कई केसों में क्या होता है, कुछ स्टेट्स में आई थिंक तमिलनाडु में तो मैंडेटरी है,
तमिलनाडु में इक्विटेबल मॉर्गेज को रजिस्टर कराना, यानी इक्विटेबल मॉर्गेज की जो एमओई है ना, उसको लेकर आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे और उसको आप रजिस्टर कराओगे। उसमें मॉर्गेज डीड नहीं बनती, बन तो उसमें एमओई दी है, लेकिन आप एमओई को अलग से रजिस्ट्रार के पास ले जाते हो। अच्छा, यानी स्टैम्प ड्यूटी तो मैंने दे दी, अब मैं रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रार के पास जाकर उसे रजिस्टर कराऊंगा और अलग से ड्यूटी पे करूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। तो तमिलनाडु में अलग से ड्यूटी लगती है और महाराष्ट्र में भी मैंडेटरी है। तो आपको अंदर की बात बताता हूँ, महाराष्ट्र की जितनी कंपनीज है, रिलायंस वगैरह, देखो वो गलत काम नहीं करती, बिल्कुल ठीक करती है। तो रिलायंस क्या करती है, पैसा बचाने के लिए स्टैम्प ड्यूटीज़ का बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी हर राज्य में, लेकिन रजिस्ट्रेशन का पैसा बचाने के लिए वो क्या करती है, अपनी जो कोलेटरल प्रॉपर्टी जो दिल्ली और हरियाणा में है, यहाँ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ की प्रॉपर्टी कोलेटरल बैंक को ऑफर करती है लोन के लिए। वो बोलते हैं भाई महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी क्यों दें, उसमें तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लाख लाख रुपये, 1 लाख 1.5 लाख की वहाँ ड्यूटी लगती है। तो बोला भाई हमें इतना बस का नहीं है, जबकि वो दे सकते हैं आराम से, पर क्यों दें जब पैसा उनके पास लूप होल है। तो दिल्ली की प्रॉपर्टी दे देंगे, रिलायंस की कोई प्रॉपर्टी पड़ी होगी, रिलायंस की कोई फैक्ट्री पड़ी होगी, उसी को मॉर्गेज करा देंगे। दैट इज़ ओके, दैट इज़ आई थिंक लॉ के अंदर ये आता है। आप लीगली बाउंड हो, आप कोई सी प्रॉपर्टी दो, आपकी कल को कुर्की होगी, कल को बेची जाएगी, ठीक है। और एक होता है आपका मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, और 6 होता है एनोमलस। जो मॉर्गेज इन 5 में फॉल नहीं होता, कहीं भी फॉल नहीं होता, जो मिक्स ब्रीड है। अच्छा, वो मिक्स ब्रीड है, यानी मॉर्गेज डीड कहीं हो रही है, कुछ हो रही है। वैसे तो ये कहीं क्वेश्चन नहीं आता, कोई भी बैंक के इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे एनोमलस क्या होता है, बट स्टिल याद रखो, जो जिसका कोई माई बाप नहीं है, उसका माई बाप है भगवान, उस अनाथ का जो माई बाप है वो है भगवान। अच्छा, तो वो एनोमलस है। ये समझा दिया, बच्चों वाला है। इन पे अलग अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे कि भैया हमें और थोड़ा डेप्थ में नॉलेज दो, ठीक है। अब इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है, ये बाहर से ही आया है। इंग्लिश मॉर्गेज में पूरी जो पोजीशन है वो लेंडर पे आ जाती है, पूरी पोजीशन, यानी पूरी प्रॉपर्टी बैंक को दे देते हैं, भाई तू देख, और एक फिक्स्ड डेट तय हो जाती है कि एक तरह से ये है कि भाई मेरे बेटे को किडनैप मत करो, मैं इस तारीख को आकर आपसे वो अपने बेटे को छुड़वा लूँगा, मेरे बेटे को अपने पास रखो प्लीज़, उसको कुछ मत करना। ये उसी प्रकार का है, पोजीशन बैंक के पास रहेगी और आप फिक्स डेट को आओगे और फिक्स डेट को आओगे और अपनी प्रॉपर्टी छुड़वा लोगे और अपना लोन रिपे कर लोगे, सिंपल। इंग्लिश मॉर्गेज अभी आई थिंक किसी बहुत बड़े बैंक का नाम नहीं लूँगा, मेरा दोस्त गया था, उससे पूछा इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है, वो सिंपल मॉर्गेज बोल के आ गया और उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया। बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है भाई, ये पढ़ के जाना, इसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और कंडीशनल सेल, भाई प्रॉपर्टी पर एक कंडीशन लग जाती है कि भाई तूने लोन नहीं दिया तो हम ऐसी सेल कर देंगे। बाकी केस में क्या होता है, बैंक पहले आपको नोटिस देगा कि भाई देख तूने अभी लोन पे नहीं किया तो एनपीए हो गया, तू अपना लोन पे नहीं कर रहा, अब हम तेरी प्रॉपर्टी 60 दिन के, आई थिंक 60 दिन की कंडीशन है, 60 दिन के अंदर कोर्ट में जाएंगे और पे कर देंगे, मतलब पे ऑफ कर देंगे तेरे उसको, तेरी प्रॉपर्टी को बेच के। अगर तेरा लोन पूरा निकल रहा है, रिकवर हो रहा है, मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़, ठीक है, और आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो 2 करोड़ है, तो अब प्रॉपर्टी बिकी, मानो 1.5 करोड़ में बिक गया होगा, डिस्ट्रेस सेल करी, आपने बोला कि भाई बिक रहे, तो खरीदने वाले ने बोला भाई 1.5 करोड़ दूंगा, यानी 50 लाख का शॉर्टफॉल हो गया, लोन आउटस्टैंडिंग था 2 करोड़ और 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी, तो आपने क्या बोला, अब पर्सनल तेरे एसेट बेची जाएंगी। अच्छा, तो कोर्ट उसकी पावर देता है, डिक्री बोलते हैं उसको, डिक्री। इस पर कभी चर्चा करेंगे भाई, हम बहुत चीज़ें सिखाएंगे। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ठीक है। ये हो गई कंडीशन सेल, कंडीशन लगा दिए, सेल पर कंडीशन लग गई, तो ये भी बैंक में नहीं होता। और लास्ट बार यूसुफैक्चरी में क्या होता है, प्रॉपर्टी बैंक को दे दी जाती है और बैंक वहाँ से रेंट प्रॉफिट निकालता है, ख़त्म। इसी से लोन सेट ऑफ होता है, लोन रीपे होता है। बोरोर तेरी मर्जी है तो तू लोन दे ना दे, तू आज दे या कल दे, हम तेरी प्रॉपर्टी को अपने पास रख रहे हैं और उसको रेंट पर चढ़ा के वहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे, यहाँ से प्रॉफिट आता रहेगा, तू इधर से देते रहे, जितनी जल्दी लोन पे हो जाए उतना ख़त्म। तो ये है पूरा कंसेप्ट मॉर्गेज का। और अभी भी अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, हम अलग अलग एक मॉर्गेज की एक वीडियो हम डेडिकेट कर देंगे, एक मॉर्गेज की वीडियो पर। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू सो मच।